एक काम करते, थोड़ा रोज का टाइमिंग जो है 15 मिनट से चेंज कर देते, ठीक है? सो एवरी डे विल स्टार्ट बाय, फॉर यू इट्स 9:30, फॉर लेक्चर स्टार्ट टाइम इट्स 9:45, ठीक है? लेक्चर टाइम कब स्टार्ट होगा? 9:45 को स्टार्ट होगा, ठीक है? थोड़ा मैं और विनोद सर वर्कआउट कर रहे हैं सुबह सुबह, तो कितना भी गड़बड़ करके यहाँ पे पहुँचे गए तो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो हमारा ट्रेनर है उसका टाइमिंग अवेलेबल नहीं हो रहा है। तो 15 मिनट्स हम लोग चेंज कर रहे हैं। तो आप 10 की जगह 9:30 किए थे ना, तो अभी तुम्हारे टाइम पे और मेरे टाइम के बीच में आ जाते हैं। 9:45 विल स्टार्ट द इकोनॉमिक्स लेक्चर, ओके एवरीवन? चलिए बताइए, कल क्या हमने पढ़ा? यूटिलिटी के बारे में बात किया था हमने, याद है? व्हाट इज यूटिलिटी? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। बट इसके आगे, ये सेंटेंस तो आपको पता है 12th से, बट इसके आगे अपन ने बहुत कुछ बात किया था कल। यूटिलिटी सिर्फ खाने में होती है क्या? यूटिलिटी हर वो चीज में होती है जिससे आपका वांट सेटिस्फाई होता है। वांट सेटिस्फाई करने के लिए सिर्फ खाना जरूरी है क्या? नहीं ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना है, तो यूटिलिटी क्रिएट करना ही पड़ेगा ना। मतलब आपको वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना है तो यूटिलिटी चाहिए आपको। अब आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज में वो यूटिलिटी क्रिएट करने की पावर है। तो कौन सी चीज में? रिक्शा में है, टू व्हीलर में है, फोर व्हीलर में है, राइट? तो ये सब में क्या आ गई? यूटिलिटी। आपको भूख लगी है, रिक्शा अवेलेबल है, क्या करोगे? यूटिलिटी अवेलेबल है क्या? फिर यूटिलिटी क्रिएट हो सकती है क्या? नहीं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका वांट क्या है वो डिसाइड करेगा कि आपको यूटिलिटी किस में मिलेगी। समझा क्या बोला? आपका वांट क्या है उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि आपको यूटिलिटी किस में क्रिएट करके मिलेगी। और जो चीज आपका यूटिलिटी क्रिएट कर सकता है, जिसमें आपका वांट सेटिस्फाई करने का पावर है, वो सब यूटिलिटी है। करेक्ट? देन हमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी डिस्कस किया था अपन ने। व्हाट इज दैट? क्या क्या? यूटिलिटी कैन बी measured in numbers. It's a quantifiable concept according to assumption of law of DMU. But in real life, utility is not measurable and not quantifiable. क्या बोला, समझा? तो अगर सेंटेंस रहेगा फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट और नीचे ऑप्शन में दिया रहेगा यूटिलिटी इज मेजरेबल एंड क्वांटिफाइबल, ट्रू और फॉल्स? क्या रहेगा? फॉल्स रहेगा। बट अगर ऊपर सेंटेंस रहेगा आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट और नीचे रहेगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डीएमयू, यूटिलिटी इज क्वांटिफाइबल एंड मेजरेबल, अब ये ट्रू हो गया। समझा? अगर कुछ नहीं बोला मतलब रियल लाइफ सिनेरियो बोल रहे हो लोग, और रियल लाइफ सिनेरियो में हम यूटिलिटी को मेजर या क्वांटिफाई नहीं कर सकते। तो फिर अल्फ्रेड मार्शल ने ऐसा क्या लॉजिक लगाया जिससे आप मेजर कर सकते हो, क्वांटिफाई कर सकते हो यूटिलिटी को? एग्जैक्टली, प्राइस नहीं, प्राइस यू आर रेडी टू पे। समझा क्या? प्राइस तो कुछ भी हो सकता है, बट आप क्या रेडी टू पे रहोगे उसके मुताबिक आपका यूटिलिटी यूटाइल्स में मेजर होगा। यूटाइल्स क्या होता है? यूटिलिटी मेजर करने का मेजरिंग यूनिट होता है, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल प्राइस किस में मेजर करते हैं आप? रुपीज में, इंडिया में, बराबर है? वैसे ही सेम यूटाइल्स में मेजर होता है यूटिलिटी। सपोज मैं आपको पूछूं ऑयल किस में मेजर करते हैं आप? लीटर्स में। बट अगर राइस रहेगा तो केजीज में। तो ये सब क्या बन गए? मेजरिंग यूनिट्स। वैसे ही यूटिलिटी को मेजर करने का, यूटिलिटी का मेजर करने का यूनिट क्या है? यूटाइल्स है। और वो क्या है? 1 रुपी इज इक्वल टू 1 यूटाइल। तो अगर आप किसी चीज को 250 रुपीज देने को रेडी हो तो इसका मतलब उस चीज से आपको 250 का यूटिलिटी मिल रहा है। एवरीबॉडी बट ध्यान से समझो अभी बात को। उस चीज का प्राइस था 300, यू वर रेडी टू पे 250। अब बोलो कितना यूटिलिटी मिला आपको? अभी भी 250 मिला। प्राइस कितना था? 300। कुछ समझा? मतलब एक्चुअल प्राइस देखने का कि रेडी टू प्राइस देखने का? रेडी टू पे प्राइस। और जब हम यूटिलिटी बोलते हैं तो ये कौन सा यूटिलिटी? मार्जिनल है या टोटल है? मार्जिनल है या टोटल है? आपको ताजुब होगा, ये भी अपन ने कल डिस्कस किया था। अब बोलो ये मार्जिनल है या टोटल है? एग्जैक्टली ये मार्जिनल है, बिकॉज हमने कल बोला था मार्जिनल यूटिलिटी इज वैल्यू इन एक्सचेंज। याद आया? आप एक चीज के बदले कितना वैल्यू इन एक्सचेंज देने को रेडी हो, उसी को तो मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। और टोटल यूटिलिटी क्या था? वैल्यू इन यूज, जो एमयू का टोटल होता है। समेशन ऑफ एमयू गिव्स यू टीयू।
ओके, ऑल ऑफ यू वेरी क्लियर? BMW नहीं है किसी का? पक्का? समझा सब कुछ डिस्कशन? चलो आज बात करते हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर पहला अप्रोच कार्डिनल अप्रोच, और कार्डिनल अप्रोच के अंदर हम बात करेंगे अजम्पशंस फॉर कार्डिनल अप्रोच। इसको लॉ ऑफ डीएमयू बोलते हैं। कल हमने वो भी डिस्कस किया था कि ये लॉ ऑफ डीएमयू किसने दिया है, किसने दिया है दोस्तों? ये लॉ ऑफ डीएमयू अल्फ्रेड मार्शल ने डेवलप करके प्रेजेंट किया, याद है आपको? यस। और इसको फॉर्मुलेट किसने किया है? H गोसेन, इसलिए इसको बुलाते हैं गोसेन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, अजम्पशन नंबर 1 क्या लिखा है? यूटिलिटी इज कार्डिनली मेजरेबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्डिनली मेजरेबल? मेजरेबल इन नंबर्स। एंड हाउ डू यू मेजर यूटिलिटी नंबर्स? द अमाउंट यू आर रेडी टू पे इज नथिंग बट द यूटिलिटी। ये रियल लाइफ सिनेरियो नहीं है, ये सिर्फ अजम्पशन बेस्ड है। इज इट रियलिस्टिक अजम्पशन? नो, इट्स हाईली अनरियलिस्टिक अजम्पशन। करेक्ट? सेकंड, MU of money remains constant. What is MU? Marginal utility of money remains constant. ये भी highly unrealistic assumption है, ये भी highly unrealistic assumption है। क्यों ऐसा है? ध्यान से समझो। अभी MU of money remains constant बोल रहे हैं ये लोग, रियल लाइफ में MU of money इंक्रीज होता है विद द डिक्रीज इन स्टॉक ऑफ मनी। एक बार बोलो, क्या बोला अपन ने? रियल लाइफ में MU of money इंक्रीज होता है विद द डिक्रीज इन स्टॉक ऑफ मनी। क्यों? ऐसे क्यों होता होगा? एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मैं आप सबको आज 1-1 लाख रुपए दे देता हूं और बोलता हूं कि ये 1 लाख रुपए आपको मेरी तरफ से गिफ्ट। सिर्फ कंडीशन एक है, इसको 2 घंटे में खर्च करना है। 2 घंटे के एंड में अगर इसमें से 1 रुपया भी बचा तो पूरा 1 लाख वापस देना पड़ेगा। कर पाओगे? हाँ सर, फुल कॉन्फिडेंस है ना? कमाने की बात मत करो, खर्चे की बात करो, है ना सर? उड़ा देंगे। उड़ा पाओगे क्या सच में? खर्च कर पाओगे? सीधा यहां से जाओगे आप मॉल में, गर्ल्स तो पक्का जाएंगे, है ना? मॉल में जाओगे और फिर क्या करोगे? विंडो शॉपिंग, ऐसी चीजें देखोगे और जो चीजें डिस्प्ले में लगी है पसंद आ गई तो बोलेंगे इसमें ये साइज है, तो बोलेगा यस सर, यस मैडम, पैक कर दो। लेबर भी नहीं देखा उसका अपने, और काउंटर पे गए, उसने बोला 8000, खट 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 8000, है ना? करेक्ट? 7950, कीप द चेंज, है ना? होगा कि नहीं ऐसा? यस। बट इमेजिन करो कि 1 घंटे में ही आपके पैसे खत्म हो जाएंगे, आपको भरोसा है, और फिर लास्ट का 8000 बचा आपके पास। क्या करोगे? इतनी आसानी से खर्च कर दोगे जितनी आसानी से पहला खर्च किया था? क्या लगता है आपको? जैसे जैसे स्टॉक ऑफ मनी कम होता जाएगा क्या करोगे आप? थोड़ा सोचोगे, ये लूं या वो लूं, उसका लेवल देखोगे, इसका देखोगे, कलर देखोगे, मटेरियल देखोगे, व्हाटएवर ट्रेंड देखोगे, क्या चल रहा है, सोच समझ के लोगे ना। बट फर्स्ट ड्रेस कैसे लिया तुमने? छटाक से। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब स्टॉक ऑफ मनी ज्यादा था तो उसका MU कम था, बट जैसे जैसे स्टॉक ऑफ मनी कम होने लग गया MU बढ़ने लग गया, उससे मिलने वाला यूटिलिटी क्या होने लग गया? बढ़ने लग गया। ये रियल लाइफ सिनेरियो है। बट ये लोग बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है। ये लोग बोलते हैं जैसे तुमने पहले 8000 खर्च किए थे, लास्ट के 8000 भी वैसे ही खर्च करोगे। MU ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। समझे? अजम्पशन समझा? क्या ये रियलिस्टिक अजम्पशन है? ऑफ कोर्स नहीं है। रियल लाइफ में ह्यूमन बीइंग्स वी कैन नॉट बिहेव लाइक दिस ऑब्वियसली। अगर आपके पास 10 रुपया है, पहले 1 रुपया जैसे खर्च करोगे, लास्ट का 1 रुपया वैसे नहीं खर्च कर सकते आप, क्योंकि पैसा ही 1 रुपया बचा है, तो कैसे खर्च करेंगे ना? ऑब्वियसली जैसे जैसे पैसा कम होते रहेगा उसकी अहमियत अपनी भाषा में क्या होती है? बढ़ती है, विच इज कॉल्ड MU हियर। नेक्स्ट, हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस नाउ? हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी मतलब अगर एक कमोडिटी में आपको कंज्यूम करने दे रहा हूं, एक कमोडिटी अगर मैं आपको कंज्यूम करने दे रहा हूं, तो आप उस कमोडिटी के हर एक यूनिट से मिलने वाला यूटिलिटी अलग से बता सकते हो कितना मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल,
लेट्स से आपका नाम क्या है? साहिल। साहिल को क्या पसंद है स्वीट में? स्वीट ही पसंद नहीं है? पसंद है, क्या पसंद है? गुलाब जामुन। क्या बात है, साहिल को गुलाब जामुन पसंद है, तो अपन क्या करेंगे, साहिल को गुलाब जामुन खिलाएंगे, ठीक है। अब गुलाब जामुन एक कमोडिटी है, उसका एक यूनिट एक गुलाब जामुन है, सेकंड यूनिट सेकंड गुलाब जामुन है, करेक्ट। तो पहला गुलाब जामुन अगर अपन साहिल को खिलाएंगे तो वो अलग से बता सकेगा कि कितना यूटिलिटी पहले वाले यूनिट से मिला। सेकेंड यूनिट जब खिलाएंगे तो वो अलग से बता पाएगा कि सेकेंड यूनिट से उसको कितना यूटिलिटी मिला। हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, समझा क्या? हर यूनिट से मिलने वाला यूटिलिटी वो अलग से बता सकता है कि कितना मिल रहा है। इसको बुलाते हैं हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। आर यू जेपिंग? सबको समझा? लास्ट assumption is consumer is a rational consumer. What is the meaning of rational consumer? नॉर्मल मतलब सब लोग ही नॉर्मल रहते हैं, नॉर्मल मतलब मेंटली स्टेबल, नॉट ल्यूनेटिक, देन माइजर नहीं चाहिए, एडिक्टिव नहीं चाहिए, ड्रंकन वंकन नहीं चाहिए, मतलब होशो आवाज में चाहिए, साउंड माइंड का पर्सन चाहिए। साउंड माइंड का पर्सन, रैशनल पर्सन, क्या ऐसा बोल सकते हैं एक एरर फ्री पर्सन है जो हर वक्त लॉजिकल सोचता है? हाँ, तो फिर इसका मतलब हम सब लोग इरेशनल है, क्योंकि कभी ना कभी तो हमने गलती की है ना। तो हम सब क्या इरेशनल है? नॉर्मल नहीं है हम लोग, अब नॉर्मल है। लॉजिकल या एरर फ्री को रैशनल नहीं बोलते। रैशनल का मतलब होता है एक्टिंग अकॉर्डिंग टू वंस गोल। जैसे चाहिए वैसे अपन एक्ट कर रहे हैं। अपने को यहां से बाहर जाके नीचे उतर के जाना है तो अपन यहां से कूदेंगे नहीं, इधर से जाएंगे बाहर। अपने को नीचे जाना है, ऊपर नहीं जाना है ना, समझे कुछ? रैशनल, एरर फ्री नहीं है वो, रैशनल है, समझा? बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं, नॉर्मल एक्सपेक्टेशन है, उसको बोलते हैं रैशनल। एक्टिंग अकॉर्डिंग टू वंस गोल। सीए फाउंडेशन ज्वाइन किया, आईसीआई का रजिस्ट्रेशन किया, एक्सपर्ट के साथ क्लास भी लगा दिया और क्लास में एब्सेंट है। इज इट एक्टिंग अकॉर्डिंग टू वंस गोल? नो, ये इररेशनल है। गोल क्या है? सीए क्लियर करना है, फाउंडेशन, इंटर में भी आना है, तो ऑब्वियसली क्लास तो रोज आना ही पड़ेगा ना। ये टाइम पर अगर घर पे सोते रहेंगे और अगले लेक्चर में आएंगे, उसके अगले लेक्चर में आएंगे, तो क्या होगा? पक्के से रिजल्ट फेल ही होने वाला है, बस सिर्फ दिख नहीं रहा है अभी आपको, वो प्रिंट होके आने वाला है। यस, आई एम नॉट किडिंग, बराबर है कि नहीं? तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? इट्स नॉट एक्टिंग अकॉर्डिंग टू वंस गोल। रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर्स देखते घर बैठ के लोग, नो डाउट फैसिलिटी बहुत अच्छी है, बट उठे ही नहीं तो डायरेक्टली अगले लेक्चर में ज्वाइन करते हैं और फिर क्या सोचते? इको मिस हो गया, ओ शिट, है ना, ओ शिट आज भी लेट हो गया, और फिर बोलते रिकॉर्डेड देख लूंगा। कब देखा भाई? पहले दिन देखा, बाद में देखना हुआ क्या? नहीं। फिर क्या हुआ? बैकलॉग। फिर क्या सोचा? अगले चैप्टर से ज्वाइन करेंगे। अभी अगला चैप्टर चालू भी हो गया है, अगला यूनिट। क्या किया? पहले दिन आया, आज वापस एब्सेंट। क्या ये रैशनल है? ऐसे पास होंगे तुम? अरे रैशनल मतलब सिंपल है, एक्टिंग अकॉर्डिंग टू वंस गोल। जैसे अपने को एक टारगेट है, वैसे अपन ने उसकी तरफ अगर एक्ट किया तो उसको बोलते हैं रैशनल पर्सन, ठीक है। तो कंज्यूमर इज रैशनल मतलब वो ड्रंकन नहीं है, लुनेटिक नहीं है, मेंटली साउंड माइंड का है, इन सबको बोलते हैं रैशनल पर्सन। कभी भी याद रखिए, जो भी एक्सपेरिमेंट इकोनॉमिक्स में किए जाते हैं कंज्यूमर पे या किसी भी पर्सन पे, ह्यूमन बिहेवियर है वैसे भी, तो वो सभी ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो क्या कंसिडर किए जाएंगे? रैशनल, ठीक है। माइजर मतलब क्या होता है? कंजूस। तो लोग अगर कंजूस रहेंगे तो वो कंजूस लोग भी रैशनल नहीं है, इरैशनल है। क्योंकि वो क्या कर रहा है? उसके पास बैंक बैलेंस बहुत है बट वो खर्च ही नहीं कर रहा है, तो इकोनॉमिक लॉस पे वर्क नहीं करेगा। इन अजम्पशन के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, ओके। इनमें से दो अजम्पशन अनरियलिस्टिक थे, कौन से दो थे? MU ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट and cardinal measurement of utility, okay, formulated by H Cosin. It's called as law of DMU also, it is called as cardinal utility approach also,
यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी, कल लिखा भी था अपन ने. यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस. यूटिलिटी अलग होता है और यूजफुलनेस अलग होता है. कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाई? ट्वेल्थ पे पढ़ा रहेगा आपने ये. यूटिलिटी अलग है दोस्तों और यूजफुलनेस अलग है, बट क्यों? कैन एनीवन एक्सप्लेन? Very good. Some commodity may have utility for a consumer, but they are not useful. For example, cigarettes. जो स्मोकर है उसके लिए सिगरेट में यूटिलिटी है या नहीं है? है, बट वो यूजफुल है नहीं. करेक्ट. एंड वाइस वर्सा भी सही है ना, उल्टा भी सही रह सकता है. यूजफुल है बट यूटिलिटी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है. ओके. सेकेंड, cardinal utility means utility can be measured in numbers. This was developed by Marshall, also called as law of DMU. Now friends, utility is also different from not just usefulness, but I will put here satisfaction. Different from usefulness and different from satisfaction. कल हमने ये डिस्कस किया था, याद होगा तो आपको. क्यों डिफरेंट है? सेटिस्फैक्शन इज एंड रिजल्ट, मतलब आफ्टर कंजम्पशन, बट यूटिलिटी इज बिफोर कंजम्पशन, स्टार्ट में. करेक्ट. कल आप गए थे एमजी रोड, आपने देखा पेस्ट्री, राइट. आपको जब खाने की इच्छा हुई, वो क्या थी? यूटिलिटी. जब खा के मजा आ गया, सेटिस्फैक्शन. बहुत बोर हुआ, बकवास था, सेटिस्फैक्शन ही था बट कम था, या तो निगेटिव रह सकता है जिसको डिससेटिस्फैक्शन बोलते हैं अपन. करेक्ट. देन एमयू ऑफ nth यूनिट कैसे आएगा? एमयू ऑफ nth यूनिट कैसे आएगा? टीयू ऑफ nth यूनिट माइनस टीयू ऑफ n माइनस 1. ये टेबल में मैं आपको समझा दूंगा, डोंट वरी, बिकॉज इसका लॉजिक ये है कि टीयू जो होता है इट इज नथिंग बट समेशन ऑफ ऑल द एमयूज. जितना भी मार्जिनल यूटिलिटी है उसका टोटल लेंगे तो टोटल यूटिलिटी मिलेगा, और दो टोटल यूटिलिटी का डिफरेंस अगर लेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगा. फॉर एग्जांपल मुझे निकालना है एमयू ऑफ फिफ्थ यूनिट, तो मैंने क्या करना चाहिए? टीयू ऑफ फिफ्थ यूनिट माइनस टीयू ऑफ फोर्थ यूनिट. अगर हम करेंगे तो हमको मिल जाएगा एमयू ऑफ फिफ्थ यूनिट. समझा? बट ये फॉर्मूला तभी यूज होता है जब एक एक यूनिट से आपका कंजम्पशन चेंज हो रहा है. कभी कभी ऐसा हो सकता है कि गिवन डेटा एक एक यूनिट का नहीं है, कुछ यूनिट्स के बाद का है. जैसे कि फोर्थ यूनिट के वक्त टीयू 20 है और एट्थ यूनिट के वक्त टीयू 35 है. तो आपको पूछ रहे एमयू इधर कितना है? बोलिए क्या करोगे आप? 15 बोल सकते हैं क्या? यस और नो? नो, 15 नहीं बोल सकते बिकॉज कंजम्पशन 4 के बाद सीधा 8 पे आया. आप 15 का आंसर आपका करेक्ट होता अगर 5 रहता तो, 8 की जगह वहां पे 5 रहता तो. 4 के बाद डायरेक्टली 8 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एमयू के लिए एक फॉर्मूला चेंज करके लिखना पड़ेगा. चेंज फॉर्मूला इज डेल्टा टीयू डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू. डेल्टा मतलब क्या? चेंज इन टोटल यूटिलिटी कितना है? 15. चेंज इन कंजम्पशन कितना है? 4. आपका आंसर कितना आएगा? 3 पॉइंट कितना आएगा? 15 डिवाइड बाय 4, 3.75. ये आपका एमयू आ गया. आपको एमयू निकालना रहेगा इस मेथड से. तो कब निकालना होता है? जब आपका यूनिट्स एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा नहीं बढ़ रहा है, डायरेक्टली अगला यूनिट दिया हुआ है कोई तो भी. 4 के बाद 8 दिया है, 10 दिया है, 4 के बाद 6 दिया है, तभी आप यही फॉर्मूला यूज करोगे. 4 के बाद 5 दिया है, 9 के बाद 10 दिया है, आप ये फॉर्मूला यूज करोगे. समझे?
एक एक यूनिट से अगर चेंज हो रहा है कंजम्पशन तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, अगर एक से ज्यादा यूनिट से कंजम्पशन चेंज हो रहा है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे. आर यू वेरी क्लियर? बिकॉज mu when I say it's mu of additional unit, it's mu of additional unit. जब आप बोल रहे हो 15 तो वो एडिशनल यूनिट का mu नहीं है, वो अगले 4 यूनिट्स का mu है. मगर हम बोलते हैं एडिशनल 1 यूनिट का mu चाहिए अपने को. mu इज ऑलवेज फॉर 1 एडिशनल यूनिट. तो आपको क्या करना पड़ेगा, कितने से टीयू चेंज हो रहा है और कितने से क्वांटिटी चेंज हो रहा है, वो दोनों को कंपेयर करना है ताकि पर यूनिट मिले आपको. छिपा क्या? कल आई थिंक कल हमने ये फॉर्मूला लिखा था, लिखा था क्या? नहीं लिखा था? एक बार नोटबुक दिखाओ आपका. ठीक है, कुछ लिखा ही नहीं इन शॉर्ट, है ना? सिर्फ इतना सा लिखा ना. ठीक है, अब आप लिखोगे cardinal UTD approach or you can call it as law of DMU. Cardinal UTD approach, you can also call it as law of DMU. लिखा? इसमें आप बोलोगे mu of nth unit is equal to tu of n minus tu of n minus 1. mu of nth unit is equal to tu of nth unit minus tu of n minus 1 unit, or mu is equal to delta tu divided by delta q. Delta tu divided by delta q. What is delta? Change. Change in total utility divided by change in quantity will give you per unit की वजह से कितना. Correct? tu is equal to summation of mu. टोटल यूटिलिटी को टोटल यूटिलिटी बोलते हैं और मार्जिनल यूटिलिटी का समेशन भी बोलते हैं. आप जब एमयूज ऐड करते जाओगे तो आपको ट्यू मिलेगा. डन? ये लो साहिल, आपके लिए सिर्फ. पसंद है आपको? हमने ला लिए देखो. तो ये है गुलाब जामुन. प्लेट भरकर गुलाब जामुन रखे साहिल के लिए. ओके, और हम क्या करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे साहिल पे अभी. साहिल, इसके लिए आप नॉर्मल पर्सन बनना चाहिए, रैशनल पर्सन बनना चाहिए. हो आप? हो ना? ल्यूनेटिक नहीं है, ड्रंकर नहीं, क्या बोला था, एडिक्टिव वगैरह नहीं है ना? ठीक है. तो पहला यूनिट गुलाब जामुन का, अभी इतने सारे यूनिट से आपने बहुत दिन से खाया नहीं रहेगा गुलाब जामुन. हॉस्टल में रहते हो अब तो फिर तो पक्का टाइम हो गया रहेगा आपको खा के, है ना? तो चलो उठाओ एक. अरे हाँ, सच में ले सकते हो आप. हाथ आगे करो, ऐसे आ जाएगा, डोंट वरी. तो जैसे ही हाथ आगे किया साहिल ने, तो अल्फ्रेड मार्शल हाथ पकड़ता है पहले, बोलता है साहिल, एक गुलाब जामुन के लिए कितना पैसा देने को तैयार है? बोल साहिल, एक गुलाब जामुन को कितना देने को तैयार है? 10 रुपए. तो बोलता है हाथ ले लो, फिर ले सकते हो आप. तो साहिल ने एक ले लिया देखो, और यहां पे साहिल ने जो बोला था वही आया देखो, है कि नहीं? जादू है भाई.
पहला यूनिट कितना देने को तैयार है? 10 रुपया। उसने 1 यूनिट उठाने के पहले अपने उसको पूछा, कंजम्पशन की बात पूछा या पहले? पहले, क्योंकि वो यूटिलिटी है, सेटिस्फैक्शन नहीं है। करेक्ट। सेकेंड यूनिट उसको खाना है या नहीं खाना है? फुल्ली सेटिस्फाइड या खाना है? हाँ, सेटिस्फाइड है 1 यूनिट से। अरे कैसा रे, पेट भर गया तेरा एक गुलाब जामुन में? बहुत ही कम खाते यार, नाजुक बच्चे। सुशील सर सुनते तो क्या बोलते? हम तो खाने के बाद और 4 गुलाब जामुन खाते हैं, ऐसा बोलते सर। क्या लगता है सच में उसका सेटिस्फैक्शन पूरा हो गया रहेगा? शर्मा मत भाई। फिर ऑब्वियसली अगर फेवरेट है और इतने अच्छे गुलाब जामुन है तो तुम बोलोगे एक और दे दो भाई, है ना? बट जितना एक्साइटमेंट उसको फर्स्ट गुलाब जामुन का था उतना सेकंड के वक्त रहेगा क्या? क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि फर्स्ट गुलाब जामुन उसने बहुत टाइम बाद खाया रह गया, राइट? घर पे था, मम्मी बोलती थी खाऊन जा बेटा, तुला आवडतं, तिथं भेटणार नाही पुण्यात, हो मम्मी, है ना? तब आके 2-3 खाया रहेगा तब तो अब ऐसा होता है कि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर टाइम गैप हो गया बहुत सारा और एक्साइटमेंट रह गया कि वाह वाह मेरा फेवरेट गुलाब जामुन मेरे को मिल रहा है। और वो पहला गुलाब जामुन का एक्साइटमेंट अलग ही था, जब वो खाया तो मजा आ गया उसको। बट याद रखिए फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं हुआ वो, उसका एमयू जो था वो 10 था। अब अगला यूनिट अगर अपन पूछेंगे चाहिए क्या, तो लॉजिकली स्पीकिंग ही शुड से यस। इसलिए पहले पूछा था मैं, तू रैशनल है क्या बोलकर, पहले यूनिट में थक गया यार। तो सेकेंड यूनिट के वक्त सपोज ही सेज यस सेकेंड यूनिट भी चाहिए, तो हम बोलेंगे ठीक है ले लो। फिर से हाथ पकड़ेगा अल्फ्रेड मार्शल, बोलेगा सेकेंड यूनिट के लिए कितना देने को तैयार हो? तो ऑब्वियसली पहले यूनिट से कम देने को तैयार रहेगा। कितना? सपोज 8। तो फिर हम क्या बोलेंगे, ठीक है फिर अब उठा लो आप। तो एक और ले लिया उसने, और यहां पे कितना आ गया आपका? 8। यही बोला था ना आपने, राइट? अब जैसे जैसे नंबर्स आगे बढ़ते जाएंगे क्या होते जाएगा, ये एमयू कम 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 होते जाएगा। एक और यूनिट उसने उठाया, उस वक्त अपने को पूछा था अपने उसको, उसने बोला 6। एक और यूनिट उसने उठाया, अपन ने पूछा इसके लिए कितना, उसने बोला 4। फिर एक और उठाया, उसके लिए कितना, अपन ने बोला तो 2। एक और उठा लिया, पेट भर गया, इसके लिए कितना? नहीं भाई कुछ भी नहीं देने को तैयार, क्योंकि पेट पूरा भर गया है, राइट? अपन ने बोला अब एक कहाँ छोड़ते, क्या वेस्ट हो जाएगा वो, खा वो भी ले लो। उसको चाहिए क्या ये? नहीं चाहिए, और अपन ने बोला नहीं फिर भी ले लो, है ना? इंडिया में तो अपन क्या बोलते हैं, सामने वाले का पेट भरने के बाद अपने को मोटिवेशन आता है और फोर्स करे अपन, राइट? मारवाड़ी में उसको मनवार बोलते हैं, पता नहीं क्या मनवार रहता, बाप रे। खा लिया भाई सामने वाला, फिर भी घुसाते एक और, ले लो, नहीं 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 लेना पड़ेगा, मेरे हाथ से तो लेना पड़ेगा, है ना? तो एक और दे दिया सपोज उसको गुलाब जामुन, राइट? तो फिर यहाँ पे एमयू जो है वो क्या बन जाएगा? -2। क्या -2 होता है सर एमयू? यस, क्योंकि उसको एंटिसिपेटेड सेटिस्फैक्शन नहीं था, वो डिससेटिस्फैक्शन था। उसका एक्चुअली पेट भर गया था। होता है ना कभी, काफी बार अपन शादी वादी में जाते हैं, खासा काका अंकल वगैरह बाबा मिल जाते कोई तो भी, अपन उनको जानते भी नहीं मगर वो अपने को जानते। अरे तू ऐसा बोल गया ना, हाँ, फिर अपन हाँ हाँ बोलने तक तो वो डायरेक्ट एक गुलाब जामुन मुंह में डाल देते। अपन बोलते पेट भर के खा लिया था यार, अंकल ने कहाँ से खिला दिया एक और यार अभी, राइट? तो वो जो एक्स्ट्रा गुलाब जामुन था वो क्या था आपके लिए? डिससेटिस्फैक्शन देने वाली चीज थी। तो इसलिए एमयू कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। दिस इज हाउ यू डिसाइड योर एमयू अमाउंट यू आर रेडी टू पे। एक्चुअल प्राइस गुलाब जामुन का क्या था पूछा भी नहीं अपन ने, उसके पास पैसा कितना है पूछा भी नहीं अपन ने। अपन ने सीधा बोला कितना देने को तैयार है, और उस हिसाब से अपन ने एमयू निकाल लिए। अब जब एमयू निकल गए तो अपन टीयू निकालेंगे। टीयू ऑफ फर्स्ट यूनिट इज नथिंग बट समेशन ऑफ एमयू, 10 का टोटल 10 ही रहेगा। फिर 10 + 8 करेंगे तो 18 आएगा टीयू। फिर 18 + 6 करेंगे तो 24, 24 + 4 करेंगे तो 28, 28 + 2 करेंगे 30, 30 + 0 30, 0 30 - 2 करेंगे तो 28 आ जाएगा। तो कैन वी से एमयू कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस एंड इट स्टॉप्स? नो। दिख रहा है क्या वैसे? क्या दिख रहा है आपको? कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस बट रीचेस इट्स हाईएस्ट पॉइंट, और उसके बाद वो डिक्रीज होता है। वो डिक्रीज कब होता है? जब एमयू माइनस में जाता है तब। क्लियर एवरीवन? तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये जो नंबर्स है
ये यूटाइल्स में लिखे, रुपीज में नहीं लिखे, ये किस में लिखे, यूटाइल्स में, क्योंकि मेजरिंग यूनिट यूटिलिटी का है यूटाइल्स, एंड 1 रुपी इज इक्वल टू 1 यूटाइल। ठीक है, अब इसी का अगर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे यूनिट्स, वहां पर MU/TU। तो स्टार्टिंग पॉइंट अगर हम लोग देखेंगे तो MU सबसे ज्यादा होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ते हैं MU क्या होता है, बढ़ता है या कम होता है, कम होता है। तो कैन वी से वो ऐसे कम होता है, 0 तक पहुंचता है, नेगेटिव भी जा सकता है। यस, TU कहां से शुरू होगा, MU से शुरू होगा, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट आपको याद है 10 इज इक्वल टू 10 था, MU भी 10 था, TU भी 10 था, और उसके बाद क्या होता गया, MU बढ़ता गया। कब तक बढ़ा, जब तक MU कब तक, TU कब तक बढ़ा, जब तक MU 0 नहीं पहुंचे, और जैसे ही MU 0 पहुंचेगा तो TU क्या होगा, हाईएस्ट पहुंच जाएगा, और उसके बाद जैसे ही MU नेगेटिव गया तो TU फॉल होगा। करेक्ट, तो डायग्राम कुछ ऐसा आएगा, और आप देख सकते हो अच्छे से, जहां पे MU 0 है वहां पे TU हाईएस्ट है। करेक्ट, इसी को 12th में आपने पॉइंट ऑफ सैटिटी पढ़ा था। करेक्ट, और यहां पर एक और पॉइंट आता है, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। पॉइंट ऑफ सैटिटी इधर है, सैचुरेशन इधर है, सैचुरेशन इधर है, सैटिटी इधर है। सैटिटी पॉइंट कहां पर है, जहां पे MU 0 हो गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट ऑफ सैटिटी, वो नहीं पता सर, 12th में उसको सैटिटी बोलते थे, हम भी सैटिटी बोलते थे सर, पूरा क्लास एक साथ सैटिटी बोलता था सर। व्हाट इज दैट, पॉइंट ऑफ हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अगर मैं आपको पूछूं कि साहिल को सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन कहां मिला था, तो फर्स्ट यूनिट के वक्त नहीं मिला था, नहीं मिला था। फर्स्ट यूनिट के वक्त MU हाईएस्ट था, सेटिस्फैक्शन हाईएस्ट नहीं था। समझे, आप साहिल की जगह रह सोचो, अगर आपको मैं गुलाब जामुन खिलाऊं, आपका फेवरेट है गुलाब जामुन, कितने कितने लोगों का फेवरेट है, बहुत लोगों का फेवरेट रहेगा ऑब्वियसली। अब मैं आपको गुलाब जामुन अगर खिला रहा हूं, और मैं आपको पहला गुलाब जामुन खिला रहा हूं, आपका MU आ गया 10, मैं बोलूंगा चलो तुम फुल्ली सेटिस्फाइड, अब बंद करो, ये प्लेट इधर रखिए, आप सिर्फ देख सकते हो, खा नहीं सकते हो। क्यों नहीं खा सकते सर, आप फुल्ली सेटिस्फाइड हो। आप बोलोगे नहीं सर हमको चाहिए, और मैं बोलूंगा मगर आपका MU हाईएस्ट दिख रहा है। अरे MU सेटिस्फैक्शन नहीं होता, TU सेटिस्फैक्शन होता है, इसलिए TU को बोलते हैं वैल्यू इन यूज। समझे, और इसीलिए आप ऐसा बोलोगे कि MU हाईएस्ट होता है, वो पॉइंट कभी सेटिस्फैक्शन वाला हाईएस्ट पॉइंट नहीं होता है। TU हाईएस्ट होता है, वो वाला पॉइंट सेटिस्फैक्शन का हाईएस्ट पॉइंट होता है, इसलिए उसको बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। देखो वहां लिखा है सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन मतलब अगर बियॉन्ड इस पॉइंट के आप जाओगे तो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, डिससेटिस्फैक्शन मिलेगा। सैचुरेशन मतलब अपनी भाषा में आता बस, अब बस हो गया, अब खाएंगे नहीं इससे आगे, क्योंकि अपना सेटिस्फैक्शन फुल हो गया। एक आधा भेल है, पानी पूरी है, कुछ ऐसा आइटम है। कितने लोगों का पानी पूरी फेवरेट है इधर, ठीक है, तो पानी पूरी खाने गए आप, एक पानी पूरी पे रुकते क्या आप, मगर पहली पानी पूरी खाते हो क्या बोलते हो, क्या मजा हो गया, कितने टाइम बाद पानी पूरी खाया, राइट, और भैया भैया और दो, है ना। और कुछ कुछ लोग तो बोलते हैं मैं जब तक बोलूं नहीं रुकने का नहीं, है ना, चलने दो चलने दो चलने दो चलने दो, राइट। मेरा फ्रेंड था बचपन में, हम पानी पूरी खाते थे, तो वो एक गाड़ा आता था पानी पूरी का, तो मोबाइल गाड़ा रहता था, ऐसा घूमते रहता था गलियों में, गाड़ा दिखा कि वो स्टॉप करता था, और वो बोलता था चलने दे अभी, जब तक मैं बोलूं नहीं तब तक, हिसाब तुम करते रहो, गिनते रहो, खिलाते रहो, राइट। कितना हिसाब हुआ, सर 10 रुपीज की पानी पूरी, उस वक्त एक रुपए में 4 पानी पूरी रहते थे, तो 40। मगर उसका MU हाईएस्ट कहां था, फर्स्ट पानीपुरी के वक्त, बट उसका सेटिस्फैक्शन हाईएस्ट कहां था, लास्ट, कब, कौन सा लास्ट, 40, राइट। उसके बाद सपोज मैं आ गया और बोला मेरे साथ और 4 खाने पड़ेंगे, उसको चाहिए नहीं थे, मगर वो चलो मेरे को कंपनी देने के लिए खा रहा है, अब ये उसको क्या दे रहा है, डिससेटिस्फैक्शन दे रहा है। करेक्ट, उसका MU नेगेटिव जाएगा और TU फॉल होगा, इस तरीके से। सैचुरेशन कहां था उसको, जब TU हाईएस्ट था और MU 0 था, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटिटी।
उसको सैचुरेशन इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसके बियॉन्ड जाओगे तो फॉल हो जाएगा, और इसको सैटिटी इसलिए बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे फुल सेटिस्फेक्शन मिल चुका है। समझे? mu0 फुल सेटिस्फेक्शन, पॉइंट ऑफ सैटिटी। सैचुरेशन पॉइंट कहां पर है? TU हाईएस्ट। बियॉन्ड इसके जाएंगे तो TU बढ़ेगा नहीं, कम होगा। क्लियर एवरीवन? लिखो। Under law of DMU, where mu is 0, it is called what? Point of satiety. And where TU is highest, it is called point of saturation. You can underline. समझे? तो कंज्यूमर ने कहां आके रुक जाना चाहिए? पॉइंट ऑफ सैचुरेशन या सैटिटी बोल सकते हैं आप, या फिर MU हाईएस्ट। कहां पे? पॉइंट ऑफ सैटिटी सैचुरेशन एक ही पकड़ो, क्योंकि जहां पे नीचे वो 0 है वहां पर ऊपर हाईएस्ट है ये TU, तो दोनों एक ही है, सिर्फ नाम अलग अलग जगह लिखिए। ओके, तो पॉइंट ऑफ सैटिटी या सैचुरेशन पे उसका सेटिस्फेक्शन हाईएस्ट है, या MU हाईएस्ट है तब सेटिस्फेक्शन हाईएस्ट है? पॉइंट ऑफ सैटिटी या सैचुरेशन पर। अंडरस्टूड? So this was your law of DMU, and now coming to limitations of law of DMU. What is the meaning of limitations? कुछ डिसएडवांटेज बोल सकते हैं आप, जो इस लॉ में खामियां हैं वो बोल सकते हैं आप, राइट? सबसे पहला इस लॉ में खामी है, ऑल यूनिट्स शुड बी आइडेंटिकल। इसको आप अजम्पशन में भी डाल सकते हैं, आपने 12th में वैसे ही पढ़ा है। ऑल यूनिट्स शुड बी आइडेंटिकल इन नेचर, मतलब सेम, मतलब साइज, कलर सेम, टेस्ट, प्रेफरेंस सब कुछ सेम चाहिए उसका। ऑल यूनिट्स शुड बी आइडेंटिकल, करेक्ट? मतलब गुलाब जामुन खिला रहे अपन, तो गुलाब जामुन पहला इतना सा, फिर अलग बड़ा, फिर एक कलर अलग है, तो इससे क्या प्रॉब्लम होगा? इससे साहिल को लगेगा कि वो जो सेकंड वाला गुलाब जामुन वो अलग क्यों है, उसका टेस्ट क्या रहेगा, फिर एक्साइटमेंट लेवल बढ़ सकता है ना। तो MU घटने की जगह बढ़ेगा, या तो कांस्टेंट भी रह सकता है। अपने को वैसा नहीं चाहिए, तो अपन सब गुलाब जामुन दिखने के लिए और खाने के टेस्ट में भी सेम रखेंगे। गॉट द पॉइंट? सेकेंड इज ऑल यूनिट्स शुड बी कंज्यूम्ड इन स्टैंडर्ड साइज। स्टैंडर्ड साइज मतलब क्या सर? नॉर्मली जो साइज होता है वही साइज। गुलाब जामुन खिला रहे थे अपन, पहला गुलाब जामुन उसको खिलाया, बटन गुलाब जामुन इतना छोटा, वो बोलता है बस। चलेगा क्या बस? इतना सा गुलाब जामुन है, चलेगा क्या? साहिल तो बोलेगा उसमें भी बस हो गया सर, है ना? इतना सा गुलाब जामुन चलेगा साहिल? नहीं ना। फिर वो क्या बोलेगा? सर ठीक है ये इतना छोटा है मगर और तो दो सर, टेस्ट भी नहीं समझा इसमें तो, राइट? सपोज उसको गुलाब जामुन खिला रहे और अपन पहला गुलाब जामुन इतना बड़ा दिया उसको, वो बोलेगा बस भाई ये मेरे को 4 दिन चलेगा, है ना? इतना बड़ा गुलाब जामुन, ये कोई स्टैंडर्ड साइज नहीं है ना। हाउ मेनी ऑफ यू आर टी लवर्स हियर? टी लवर्स, चाय पसंद है ऐसे कितने लोग हैं? ग्रेट, बढ़िया। कभी पीने जाएंगे अपन लोग, डोंट वरी। तो यहां पर अगर चाय पीने जा रहे हैं हम लोग, चाय में लॉ ऑफ डीएमयू वर्क करेगा क्या? ऑफ कोर्स करेगा, ऑफ कोर्स करेगा। कैसे करेगा सर?
चाय चाय, कंटिन्यूसली चाय पीते जाओ पीते जाओ पीते जाओ, वो बस करो भाई, सिंपल है ना। पसंद है, दैट डज नॉट मीन टॉर्चर करोगे ना, राइट। बट अगर चाय पिया आपने और आपको पहला चाय मैं पिला रहा हूं एक स्पून से, और आपको बोलूंगा दूसरा स्पून चाहिए क्या, ये कोई स्टैंडर्ड साइज है क्या चाय का? अगर आपको चाय पीना है और मैं आपको पिला रहा हूं एक बड़े मग में, मग भर कर चाय, ये स्टैंडर्ड साइज है क्या? नहीं है। इट शुड बी नॉर्मल कप। डू यू एग्री? तो वैसे ही हर एक चीज का एक स्टैंडर्ड साइज होता है, उस स्टैंडर्ड साइज में ही ये लॉ ऑफ डीएमयू वर्क करता है। अगर साइज मिसमैच रहेगा, स्टैंडर्ड नहीं रहेगा, तो डेफिनेटली इसका प्रॉब्लम हो सकता है। करेक्ट? टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर शुड नॉट चेंज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंस शुड नॉट चेंज? साहिल को हम लोग खिला रहे थे गुलाब जामुन, राइट, और अचानक से साहिल को याद आया कि नहीं नहीं मेरे को तो आमरस भी पसंद है। क्या हो गया? इसका प्रेफरेंस चेंज हो गया। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होने से क्या हुआ? अब गुलाब जामुन में उसको मजा ही नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको क्या याद आ गया? आमरस। और वो उसको क्या लगा कि नहीं मेरा आमरस तो ज्यादा फेवरेट है, तो उसको गुलाब जामुन में अदरवाइज जो एमयू जिस रेट से कम होता था उससे ज्यादा रेट से कम होगा। होता है क्या हमारे साथ ऐसा? यस। सपोज शादी में आप गए, 10 चॉइसेस थे स्वीट्स के, होते ना ऐसे शादी में चॉइसेस, आपने एक्साइटमेंट में पहला चॉइस ले लिया, 3-4, राइट, बाद में खत्म हो गया तो पता नहीं, बहुत लोग दिख रहे हैं आसपास, है ना। और फिर अचानक से आपको चौथे स्टॉल पे आपकी नजर गई और आपको वहां पर उससे भी बहुत मच बेटर फेवरेट चीज दिख गई आपकी, क्या करोगे आप? वो उठाओगे ऑब्वियसली। और इसका मन करेगा क्या खाना अभी आपको? नहीं। क्यों हुआ ऐसा? टेस्ट एंड प्रेफरेंस, प्रेफरेंस चेंज होने से हुआ आपका। समझे? तो हम बोल रहे हैं नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, नो चेंज इन प्राइस। प्राइस में भी चेंज नहीं चाहिए अपने को। प्राइस में क्यों नहीं चेंज चाहिए अपने को? सपोज गुलाब जामुन खाना था उसको, ठीक है, ही वॉज रेडी टू पे 10 रुपीज, ठीक है, मैंने उसको दे दिया 10 रुपए में। अगला गुलाब जामुन ही वॉज रेडी टू पे 8, मगर मैंने बोला नहीं महंगा है ये, मैंने प्राइस चेंज कर दिया, मैंने बोल दिया इसको दिस इज 15 रुपीज का एक गुलाब जामुन। तो उसको अब गुलाब जामुन पहले से थोड़ा कम पसंद आएगा, क्योंकि प्राइस चेंज हो गया तो प्रेफरेंस भी चेंज हो जाता है। डू यू एग्री? तो नो चेंज इन प्राइस बिकॉज प्राइस विल चेंज योर प्रेफरेंस। नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ये बेसिक अजम्पशन है, बट प्राइस जब चेंज होता है तो प्रेफरेंस बाय डिफॉल्ट चेंज हो जाता है। कोई चीज सस्ती है तो हमको ज्यादा चाहिए, कोई चीज महंगी है तो हमको कम चाहिए, ये ह्यूमन बिहेवियर है, लॉ ऑफ डिमांड यही तो बोलता है अपने को। तो इसलिए हम बोल रहे हैं नो चेंज इन प्राइस बिकॉज वी डोंट वांट अ चेंज इन प्रेफरेंस। नो टाइम गैप इन कंजम्पशन, ये मेन मुद्दा है, राइट। कंटिन्यूअस कंजम्पशन जिसको बुलाते थे आप 12th में सक्सेसिव कंजम्पशन, याद आया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेसिव कंजम्पशन? एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, रुको ही मत, राइट। ऐसा हुआ सपोज टी लवर्स को पूछे चाय में डीएमयू होता है क्या, वो बोलेंगे नहीं होता सर, हम रोज चाय पीते। भाई रोज पीते मतलब क्या? तुमने एक पिया, अगले 24 घंटे बाद तुम दूसरा पी रहे हो, तो टाइम गैप है ना। और अगर मैंने बोल दिया एक कप नीचे रख दिया, चलो दूसरा कप लो, दूसरा रख दिया, चलो तीसरा कप लो, ऐसे चाय पसंद नहीं आएगी फिर अपने को। उसका जो मजा फर्स्ट कप का था उससे कम मजा सेकंड में आने वाला है, और सेकंड से कम मजा थर्ड में आने वाला है। ये तभी पॉसिबल है जब टाइम गैप नहीं हो। अगर साहिल को गुलाब जामुन पसंद है, अपन बोलेंगे चल अभी कल आ जा अगला गुलाब जामुन खाने, तो वो उतने ही एक्साइटमेंट में आएगा फिर, क्योंकि टाइम गैप क्रिएट हो गया। फिर वापस उसको बोलेंगे अब अगले 2 दिन बाद है, तो वो एक्साइटमेंट ऑब्वियसली बढ़ेगा, या तो कम कम तो नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज तुमने क्या कर रहे हो? टाइम गैप क्रिएट कर रहे हो। जब जब टाइम गैप क्रिएट होता है लॉ ऑफ डीएमयू फेल हो जाता है। करेक्ट? नॉट एप्लीकेबल फॉर गोल्ड कैश, बराबर ना। इसलिए मैंने साहिल को पूछा क्या पसंद है, मैंने लड़की को नहीं पूछा क्या पसंद है। लड़की को पूछा कोई क्या पसंद है, डायमंड सर, हाँ गोल्ड सर। अगर ऐसा रहता गोल्ड डायमंड वगैरह तो क्या होता? इन केसेस में अगर मैं आपको एक डायमंड दूं, आप बोलोगे वाह, दूसरा दूं कंटिन्यूअसली, आप बोलोगे वाह। हो रहा है कि नहीं? कंटिन्यूअसली आपको डायमंड्स पे डायमंड्स मिलते जा रहे। गोल्ड चेन अभी अमित तातेड़ सर के हाथ में देखा ही रहेगा तुमने, छन 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 आवाज आता है, इतना गोल्ड है, राइट। उनको अगर मैं बोलूं एक चेन ले लो सर, वो बोलेगा वाह भाई तू ही मेरा दोस्त, तोड़ मालिक, है ना। अपन बोलेंगे एक और ले लो सर,
आप बोले भाई 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 तू ही है ना, एक और ले लो सर, क्या होगा, इनका डीएमयू होगा या मजा आएगा? मजा आएगा। तो ये लॉ ऑफ डीएमयू कभी भी इन चीजों पे वर्क नहीं करता, क्योंकि इस चीजों के हद तक ह्यूमन बिहेवियर ग्रीडी होता है। ग्रीडी मतलब लालची होता है, करेक्ट। प्रेजेंस और absence of complementary goods or substitute goods may affect the law. Do you agree? Presence of, to be more precise, presence of substitute good will affect the law. Absence of complementary goods will affect the law. ऐसा होता है। प्रेजेंस ऑफ क्या? सब्सटीट्यूट गुड्स। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने गुलाब जामुन खिला रहे, बट बाजू में आमरस भी रखा है। उसको बोला आमरस सिर्फ देखने का, खाने का गुलाब जामुन। उसको दोनों पसंद था बेचारे को। अब क्या होगा? लॉ ऑफ डीएमयू जैसे वर्क करना चाहिए था वैसे वर्क नहीं करेगा। सेकेंड यूनिट के वक्त ही बोलेगा बस कर दो, नहीं चाहिए। अदरवाइज चौथे पांचवें यूनिट के बाद वो बोलता था, अगर बाजू में कुछ नहीं रहता तो, सिर्फ गुलाब जामुन रहता था तो वो 4-5 यूनिट खा लेता था सपोज, बट बाजू में आमरस रख दिया, उसका अनदर फेवरेट आइटम, तो उसको आई एम श्योर सेकेंड थर्ड यूनिट के बाद जाएगा भी नहीं गुलाब जामुन, क्योंकि उसकी इच्छा क्या खाने की हो गई अभी? आमरस। प्रेजेंस ऑफ substitute goods is affecting the law. Absence of complementary goods will also affect the law. Absence of complementary goods. For example, you like pizza, but I am giving you pizza without sauce, without origami या without the chili flakes. तो obviously आपको वो मजा नहीं आएगा जो अदरवाइज आता था, क्योंकि उसके साथ जो कॉम्प्लीमेंट्री चीजें लगती ना आपको, वो चीजें तो मिसिंग है। समझे क्या? सपोज और क्या पसंद है आपको खाने में जिसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री लगता है? पाव भाजी। बाप रे, क्या कॉम्प्लीमेंट्री बोला। हम तो पाव भाजी को एक डिश मानते थे अब तक, बट हाँ भाजी खाना है तो पाव कॉम्प्लीमेंट्री है, राइट। अब अगर भाजी सिर्फ दे दी आपको और बोला कॉम्प्लीमेंट्री है ही नहीं, मतलब पाव अवेलेबल नहीं है, तो आपको पाव भाजी में, सो कॉल्ड पाव भाजी में मजा नहीं आएगा ना, क्योंकि इट्स ओनली भाजी विदाउट पाव, करेक्ट। तो ये क्या बन रहा है? absence ऑफ complementary goods is affecting the law. Clear? तो presence of substitute goods is affecting the law, absence of complementary goods is affecting the law. ये सब क्या बन गए? limitations of law of DMU. नोट्स में लिखा है आपको, आप सिर्फ समझना है अच्छे से। वैसे भी आप रीडिंग कर रहे हो ना घर जाके, एवरीडे कर रहे हो ना? झूठ बोल रहे हो? पक्का कर रहे हो? सरप्राइज टेस्ट आया तो चलेगा क्या आपको? ऐसे मुझे पसंद नहीं है सरप्राइज टेस्ट वैसे, बट अगर कभी लेना पड़े तो आपको रेडी रहना है। उसके लिए आपको क्या करना है? एवरीडे घर जाकर सिर्फ पढ़ाई करना है जितना मैंने पढ़ाया। टारगेट देते रहूंगा, डोंट वरी। मैं आज से वापस इस चैप्टर की, इस यूनिट के टारगेट भी मिलते रहेंगे आपको, जैसे हर वक्त देता हूं मैं, ठीक है। तो ये है लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। अब बात करेंगे हम लोग इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। व्हाट इज इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी? 12th में आपने ये पढ़ा रहेगा, नहीं पढ़ा? पढ़ा रहेगा ना, स्टेट बोर्ड के सिलेबस में है ये, नहीं है? इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वी? इक्वल, इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। शायद आपको लॉ देखने के बाद समझेगा, अरे हाँ ये तो शायद पढ़ा था, कोई बात नहीं, देखते। ये लॉ बोलता है कि जब आपके पास 1000 रुपया है सपोज, तो 1000 रुपए को आप इस ढंग से खर्च करते हो कि जब आप आपका लास्ट रुपी स्पेंड कर देते हो, सपोज आपने 2 या 3 आइटम पर उसको खर्च किया। क्या किया 1000 रुपए का आपने? सपोज आप मूवी गए, आपने पॉपकॉर्न खाया, वहीं पर 500 खत्म हो जाते आजकल तो, राइट। और बचा हुआ जो 500 था उसका आपने खाना खाया। तो कितनी चीजों पे खर्च किया आपने? 3 चीजों पर। आपको हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन तब मिलेगा जब आपका इन तीनों से मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू देयर प्राइसेस इज सेम। इन तीनों से मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू देयर रेस्पेक्टिव प्राइसेस इज सेम। पढ़ लो एक बार लॉ क्या बोलता है। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। इट स्टेट्स दैट, पढ़ो मेरे साथ, कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम when he distributes his money income amongst various goods in such a way that the MU derived from the last rupee spent on each good is the same. थोड़ा उसको मैं टेक्निकल
तरीके से प्रेजेंट करूँ तो और अच्छा समझेगा आपको। इसका टेक्निकल प्रेजेंटेशन ऐसा है, mu ऑफ x बाई p ऑफ x इज इक्वल टू mu ऑफ y बाई p ऑफ y इज इक्वल टू mu ऑफ z बाई p ऑफ z। एक्स वाई जेड मतलब आपका मूवी, पॉपकॉर्न और खाना है, ठीक है। अब आप बोलिए मूवी का कितना प्राइस रहता है? 300 रुपये। आजकल तो 300 मिनिमम हो गया ना। और उससे मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी आपका 600 था सपोज। कितना था? 600। फिर पॉपकॉर्न का प्राइस कितना है? 200। उससे मिलने वाला एमयू चाहिए 400। और खाना कितने का खाया आपने? 500। तो उससे मिलने वाला एमयू चाहिए 1000। अगर ये हुआ तो ही आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिला, अदरवाइज नहीं मिला। दैट नंबर्स कैन बी एनी नंबर बट ऑब्वियसली इट शुड बी इज इक्वल टू। जैसे सबका आंसर कितना आ रहा है मेरे केस में? 2 2 2 आ रहा है। वैसे कुछ भी आ सकता है, 1 1 1 भी आ सकता है, 0.8 0.8 0.8 भी आ सकता है, बट तीनों जगह सेम आना चाहिए। थोड़ा मैं आपको इसको प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जांपल देके समझाता हूँ। सपोज आप मूवी गए सच में, राइट? कौन सा मूवी गए आप? छावा। जबरदस्त मूवी आई थी, 300 का टिकट निकाला, 600 का मजा आ गया, राइट? आप इंटरवल में अच्छे मूड में थे, आपने बोला भैया पॉपकॉर्न कैरमल वाला दे, राइट? आपने कैरमल वाला पॉपकॉर्न खाया, जीएसटी 18% के साथ। निर्मला मैडम ने बोला ना कैरमल पॉपकॉर्न इज लग्जरी, बोला उन्होंने, पता है ना आपको? तो विदाउट फ्लेवर वाले पॉपकॉर्न पे 0 जीएसटी है। जैसे ही फ्लेवर आ जाता है तो जीएसटी बढ़ता है। कैरमल के लिए हाईएस्ट जीएसटी रेट रखा है मैडम ने, शायद उनको कैरमल ज्यादा पसंद है और उनको लगता है जनता भी यही खाएगी। तो 200 रुपए का आपने पॉपकॉर्न खाया, क्या कैरमल पॉपकॉर्न था, मतलब आपने ऐसा जिंदगी में नहीं खाया। तो आपको लगा कि इस कैरमल 200 के लिए तो मैं कि 200 क्या 400 भी देने को तैयार हूं। तो आपको कितने का मजा आया? 400 का। और इसके बाद आप खाना खाने गए, और खाना जब आप खाने बैठे, आराम से मस्त पाव भाजी खाया, गुलाब जामुन खाया, एक 2 3 आइटम आपने खाए, और ये खाने के बाद आपका बिल आया 500। और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 1000 तो आ ही जाएगा बिल, इतना जबरदस्त खाना था, बट बिल कितना आया? 500। आप बोलो कि वाह मजा आ गया। अच्छा आप बोलो ये पूरी इवनिंग अगर आपकी ऐसे स्पेंड हुई तो डोंट यू थिंक कि आपको हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन मिला? यस और नो? चलो एक काम करते, छावा मूवी जाते, 300 का टिकट निकाले, 600 का मजा आया, पॉपकॉर्न खाए, इतने बकवास पॉपकॉर्न थे कि 200 रुपए क्या आप बोले इस पॉपकॉर्न के लिए 50 रुपए भी नहीं दूं मैं। और फिर खाना खाने गए बैठे, और खाना तो एकदम सुपर ऑसम था, आप बोले 500 क्या, इसके लिए मैं 1000 देने को तैयार हूं। क्या आपका इवनिंग उतना ही अच्छा स्पेंड हुआ पहले जितना? नहीं। हर वक्त आपको पहले के साथ कंपेयर करना है, याद रखो, ठीक है? उससे कम हुआ या उससे ज्यादा हुआ? वेरी गुड, उससे कम हुआ, बराबर। तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल उससे ज्यादा नहीं हो सकता, उससे कम ही रहेगा। चलो आप मूवी गए, छावा, मजा आ गया, पॉपकॉर्न भी सुपर ऑसम था, तो फिर आपने बोला कि इस पॉपकॉर्न के लिए 400 देने को तैयार हूं। आप फूड खाने बैठे, और फूड ना इतना लाजवाब था कि आपने जिंदगी में ऐसा फूड नहीं खाया, और आपने बोला कि इस फूड के लिए मैं 500 तो छोड़ दो, 2000 रुपए देने को तैयार हूं। ध्यान से सुनो मेरे एग्जाम्पल को अभी। हाँ, कितना? 2000 रुपए देने को तैयार हूं। क्या लगता है आपको, आपका इवनिंग पैसा वसूल वाला इवनिंग था क्या, जिसमें सेटिस्फेक्शन पहले वाले से भी हाईएस्ट रहेगा क्या? नहीं। मालूम है आपको क्या होगा? आपको ऐसा लगेगा कि जितना अच्छा खाना मिला था ना, काश पॉपकॉर्न और मूवी उतना ही अच्छा रहता। कुछ समझा? आपका सेटिस्फेक्शन हाईएस्ट नहीं रहेगा, आपको लगेगा कि आपका पैसा वसूल कहां ज्यादा हुआ है? खाने में ज्यादा हुआ है। वही अगर सपोज मूवी अच्छी थी, 200 का 400, 300 का 600, पॉपकॉर्न अच्छा था 200 का 400, बट खाना बकवास था, तो 500 छोड़ दो, आप इस खाने के लिए 200 रुपए देने को रेडी थे, तो आपका सेटिस्फेक्शन ऑब्वियसली पहले वाले से कम। मगर अभी जो एग्जांपल दिया मैंने आपको, इस खाने के लिए आप 2000 भी देने को तैयार थे, कि जिंदगी में ऐसा खाना नहीं खाया आपने, तो ऑब्वियसली ऐसे केस में आपको लगेगा कि आपका पैसा वसूल कहां ज्यादा हुआ? खाने में। तो आपका वापस सेटिस्फेक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है। कुछ समझे क्या? मीन्स दिस लॉस इज, जब ऐसा होगा ना तभी सब सही रहेगा।
अगर इस एग्जांपल में मैं बोल दूं यहां पर 600, यहां पर 300 है, यहां पर 200, यहां पर 400 है, और यहां पर 500 बट यहां पर 2000 है, तो ये इक्वल नहीं हुआ ना। अब आपको क्या लग रहा है, इधर जितना मजा है ना, सॉरी 500 है वो, कितना अमाउंट है, 500 अमाउंट है वो, 500, ठीक है। तो अब ऐसे केस में क्योंकि ये इक्वल नहीं है तो आपको क्या फील हो रहा है, अभी इवनिंग ऐसी स्पेंड हुई आपकी, फुल पैसा वसूल इवनिंग थी क्या, नहीं थी। कहां ज्यादा पैसा वसूल लग रहा है, फूड में, तो ऑटोमेटिकली पॉपकॉर्न और मूवी में आने वाला मजा क्या हो गया, कम हो गया। चलो इवनिंग ऐसी गई कि आप सिकंदर मूवी गए, बहुत ही बकवास मूवी है, आपने कितने का टिकट निकाला, 300। आप बोलोगे भाई साहब इस मूवी के लिए मैं 50 रुपए भी ना दूं, टिप में 50 रुपए छोड़ दूं तो बात अलग है, जस्ट बिकॉज सलमान है ना। और यहां पर आप पॉपकॉर्न खाए 200 का, आपको 200 का मजा आया, क्या ये दोनों सेम है, नहीं है। आपका इवनिंग में मजा आएगा क्या, आपको नहीं आएगा, खाना तो दूर की बात है, मैंने खाने को लिया भी नहीं है, समझा। तो ये लॉ बोलता है वेन एवर यू स्पेंड योर लास्ट रुपी योर एमयू डिराइव फ्रॉम ऑल द यूनिट्स, ये तो दो यूनिट हो सकते, तीन कमोडिटी भी हो सकते, 2 कमोडिटी भी हो सकते, 4 कमोडिटी भी हो सकते। जब आपके गिवन मनी आप कुछ चीजों पे खर्च करते हो तो उनसे मिलने वाला एमयू विथ रिस्पेक्ट टू देयर प्राइसेस शुड ऑलवेज बी सेम, तभी आपको हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन मिलता है। हम हर चीज के लिए सेम प्राइस देने को तैयार रहते क्या, खाने के लिए जितना प्राइस देने को तैयार हो आप, उतना ही आप एक टी शर्ट को देने को तैयार हो क्या, उतना ही आप पॉपकॉर्न को देने को तैयार हो क्या, उतना ही आप एक मूवी को देने को तैयार हो क्या, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि हर एक चीज से आपको एक सर्टन यूटिलिटी मिलता है, और आप यूटिलिटी को देखकर डिसाइड करते हो कि आपको कितना देना चाहिए, कितना खर्च करना चाहिए। तो ये बोलता है कोई बात नहीं, आपका एमयू विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, एमयू विद रिस्पेक्ट टू प्राइस हर जगह क्या रखना चाहिए आपने, सेम, तब आपको हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन मिलता है, बिकॉज सब जगह आपको लगता है पैसा वसूल हुआ। अगर एक जगह भी कम या ज्यादा हो जाए तो आपका पैसा वसूल मतलब सेटिस्फेक्शन लेवल थोड़ा कम हो जाता है, भले ही वो एक जगह ज्यादा हो रहा हो या कम हो रहा हो। मैंने आपको दोनों एग्जांपल दिए, खाना बकवास था या खाना सुपर ऑसम था, दोनों में मैंने आपको एग्जांपल दिए, तो आपको समझ रहा है कि आपका खाना जब बकवास था तो वैसे भी सेटिस्फेक्शन कम ही होने वाला है, जब खाना सुपर ऑसम था ना तब भी आपको क्या लग रहा मालूम है क्या, इन तीनों में खाने पे पैसा वसूल ज्यादा हुआ, इसीलिए अब इन दोनों में आने वाला मजा आपको क्या हो गया, कम हो गया। तो हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन कहां पहुंचा आपका, नहीं पहुंचा। हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन तभी पहुंचेगा जब हर एक कमोडिटी पर मिलने वाला एमयू विद रिस्पेक्ट टू प्राइस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसके लिए अजम्पशंस वही है जो लॉ ऑफ डीएमयू में हमने देखे थे, सिर्फ एक एक्स्ट्रा अजम्पशन है बस। यहां पे अजम्पशन नंबर 1 बोलता है इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, मतलब हर यूनिट से मिलने वाला यूटिलिटी आप अलग से बता सकते हो कितना मिला। दूसरा कांस्टेंट एमयू ऑफ मनी, ये भी देखा था अपन ने। तीसरा यूटिलिटी इज कार्डिनली मेजरेबल, मतलब नंबर में मेजर हो सकता है, अब अपन नंबर में ही लिख रहे थे एमयू वैसे भी। चौथा कंज्यूमर इज अ रैशनल कंज्यूमर। लास्ट एक्स्ट्रा अजम्पशन यहां पर क्या है, यू हैव अ लिमिटेड मनी इनकम। मेरे एग्जांपल में मनी इनकम कितना था, 1000 रुपया, तो एक एक्स्ट्रा अजम्पशन है बस, बाकी सब सेम। ये फाउंडेशन के सिलेबस में भी नहीं है जो अपन ने पढ़ा भी, ये जस्ट आपको इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ा है मैंने, बिकॉज इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। तो कभी कभी क्या होता है 100 मार्क के पेपर में कम से कम 5 से 10 मार्क के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, तो ये आने के चांसेस है, इसलिए मैंने सिर्फ बताया आपको। इसको कुछ रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपने सुन लिया, एग्जाम में आएगा तो इस पे लिख दोगे आप, जनरल आएगा भी तो। ओके, क्या बोलता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, जब आप आपका पैसा 2 चीजों पे खर्च कर रहे हो सपोज, तो लास्ट रुपी स्पेंड करने के वक्त क्या होना चाहिए, उन दोनों चीजों पर मिलने वाला एमयू विद रिस्पेक्ट टू देयर प्राइस क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए। तब क्या होगा, तब कंज्यूमर को हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अगर ये दोनों अनइक्वल है, सेम नहीं है, तो सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा हाईएस्ट, समझे। दिस इज कॉल्ड एज ईएमयू,
इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। कोई डाउट किसी को? तो कार्डिनल मेजरमेंट हमने कवर किया। इसके अंदर ही एक एक्सटेंशन है जिसको कंज्यूमर सरप्लस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंज्यूमर सरप्लस। क्या होता है कंज्यूमर सरप्लस? ध्यान से सुनो। आपने कभी कैडम कैडबी ट्राई किया? नाम सुना आपने? कैडम कैडबी। आपने कभी वॉफल ट्राई किया? वॉफल किया ना ट्राई? बेल्जियम वॉफल ट्राई किया क्या आपने? कितने लोग नहीं खाए बेल्जियम वॉफल? बेल्जियम वॉफल नहीं खाए अब तक? कितने लोग हैं? जल्दी जल्दी हाथ ऊपर करो, फटाफट फटाफट। वेरी गुड। क्या जिंदगी जियो फिर। खाएंगे अपन कभी। अच्छे अच्छे आंसर दिया करो, टेस्ट में अच्छा अच्छा परफॉर्म किया करो। डोंट वरी, मैं खिलाऊंगा आपको, ठीक है? जिन्होंने हाथ नीचे रखा है उनको भी खिलाऊंगा, डोंट वरी। क्राइटेरिया ये नहीं है कि तुमने खाया या नहीं खाया, क्राइटेरिया ये कि तुम अच्छा परफॉर्म कर रहे हो नहीं कर रहे हो। बेल्जियम वॉफल एक ऐसे चॉकलेट का ये होता है जिसमें ऐसे वॉफल्स होते हैं और बीच में ऐसे कुछ फिलिंग्स होती है। वो फिलिंग कुछ भी हो सकती है, जैसे कि चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, व्हाइट चॉकलेट, किटकैट, कुछ भी हो सकता है फिलिंग, ठीक है? न्यूटेला, ऐसे कुछ भी हो सकता है और बहुत औसम बनता है, गरम गरम मस्त अच्छा लगता है, राइट? तो ये जो वॉफल है, ये वॉफल जैसे मैंने आपको वॉफल को डिस्क्राइब किया, आपको क्या लगता है आप वॉफल के लिए कितना प्राइस पे करने को रेडी हो? अगर आपको वॉफल का प्राइस ही नहीं पता है बट मैंने डिस्क्राइब किया तो आप इमेजिन किए होंगे कुछ, तो आपको क्या लगता है आप उस वॉफल के लिए कितना देने को रेडी हो? एग्जाम्पल एग्जाम्पल चल रहा है, कोई पैसा थोड़ा ना देना है, बोलो ना। हाँ, 100 रुपीज, ठीक है। 100 रुपीज आप देने को तैयार हो। सपोज आप उस शॉप पे गए और वहां का प्राइस निकला 70 रुपीज। जो फ्लेवर आपको पसंद आया वो प्राइस कितने का है? 7070। कितना पैसा दोगे आप? 70 ऑब्वियसली सर। नहीं, मेरे को लगा था 100, रख ले 100, ऐसा करोगे आप? नहीं ना। कितना दोगे आप? 70 रुपीज दोगे, बराबर। आपको कितना रेडी टू पे थे आप? 100 थे, मगर एक्चुअल पेमेंट कितना करोगे? 70। तो 30 रुपीज जो एक्स्ट्रा आप पे करने को रेडी थे ना, उसको कंज्यूमर सरप्लस बोलते हैं। द 30 रुपीज विच यू आर रेडी टू पे एक्स्ट्रा इज कॉल्ड एज कंज्यूमर सरप्लस। सपोज सेकेंड यूनिट, आपको प्राइस अभी तक पता ही नहीं, आप सिर्फ खाए जा रहे हो। पहला यूनिट आपने खाया, अब आप सेकेंड यूनिट डिमांड कर रहे हो। सेकेंड यूनिट के वक्त आप 100 रुपया देने को रेडी रहोगे क्या? हाँ या ना? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? लॉ ऑफ डीएमयू, अपन ने अभी अभी पढ़ा ना लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोलता है? अगर फर्स्ट के वक्त 100 रहेगा तो सेकंड के वक्त 100 से कम रहेगा। सपोज 90 है तो आप रेडी टू पे कितना रहोगे? 90। एक्चुअल प्राइस कितना है? 70। अभी भी कंज्यूमर सरप्लस है 20 का। थर्ड यूनिट के वक्त यू आर रेडी टू पे 70। प्राइस कितना है? 70। कंज्यूमर सरप्लस कितना है? 0। ये पॉइंट हो गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट इसको बोलते हैं। व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब? व्हाट इज इक्विलिब्रियम का मतलब? चलो बोलो। क्या क्या? बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स। इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है? कोई बता पाएगा? इक्वल, कहां पढ़े हो इकोनॉमिक्स पहले? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कंडीशन ऑफ रेस्ट। क्या होता है बोलो? कंडीशन ऑफ रेस्ट। मतलब थोड़ा और सिंपल भाषा में बोलूं तो जहां चीजें आके सेटल हो जाएगी उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, कंडीशन ऑफ रेस्ट। लिखो टॉप ऑफ द पेज, रेड मार्जिन के ऊपर आपके नोटबुक में, इक्विलिब्रियम मींस कंडीशन ऑफ रेस्ट। इक्विलिब्रियम मींस कंडीशन ऑफ रेस्ट। where things will settle, where things will settle, जहां चीजें आके सेटल हो जाती है, रुक जाती है, थम जाती है, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। लिखा सबने? तो इसके बाद क्या होगा? सपोज एक और वॉफल लिया आपने,
लोगे नहीं एक्चुअली, आप उधर ही रुक जाओगे, बट फिर भी सपोज लिया. नाउ यू आर रेडी टू पे 50. प्राइस इज हाउ मच? 70. आर यू गेटिंग कंज्यूमर सरप्लस? नो, इट्स -20 एक्चुअली. अगर कंज्यूमर सरप्लस पूछा ही जाए तो क्या हो गया वो? -20. आपको लगता है आप नेगेटिव जोन में जाओगे? नहीं. देखो फॉर एग्जाम्पल मार्जोरिन, पता है आपको? एमजी रोड पर मार्जोरिन नाम का एक बहुत अच्छा बेकरी है, बहुत पुराना है, इट्स मोर देन 50-100 ईयर्स ओल्ड, राइट? एमजी रोड पर है. उसका सैंडविच बहुत अच्छा है, चटनी सैंडविच. ठीक है, ये सब लिस्ट याद रखना, अपन एक 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 टिक करेंगे, बकेट लिस्ट है अपनी ये. ठीक है, एक 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 टिक होना चाहिए आपका. हाँ, तो मार्जरीन का चटनी सैंडविच बहुत ही फेमस है. अब इतना मस्त है कि जस्ट ऐसे मुंह में डालोगे तो मेल्ट हो जाएगा. ठीक है, तो अब ऐसे चटनी सैंडविच के लिए सपोज यू आर रेडी टू पे 100 बट द प्राइस इज ओनली 40. विल यू बाय ओनली वन? नो, you will buy another. For that you are ready to pay 70. The price is still 40. Will you stop here? नहीं, बिकॉज आपको लग रहा है भाई इधर भी पैसा वसूल हो रहा है और लेता हूं मैं. समझा कुछ? अब अगला यूनिट लोगे 40 और रेडी टू पे प्राइस 40 था और एक्चुअल प्राइस भी 40 था. अब आपको लगता है अब और एक यूनिट लोगे? नहीं, क्योंकि अब एक और यूनिट अगर आप लोगे तो आपको रेडी टू पे प्राइस सिर्फ 20 बचेगा, बट एक्चुअल प्राइस कितना रहेगा? 40. तो आपको ये महंगा लग रहा है, आप इधर रुक जाते हो, बोलते हो नहीं चाहिए. आप कहां तक आगे बढ़ रहे हो? इसका मतलब रेडी टू पे प्राइस मैचेस विद द एक्चुअल प्राइस. रियल लाइफ में ऐसे ही होता है ना कि कोई चीज सस्ती मिली तो आप क्या करोगे? ज्यादा लोगे, मगर कितना ज्यादा लोगे? जहां रेडी टू पे प्राइस मैचेस विद द मार्केट प्राइस. चलो ये सब छोड़ो, आपको मॉम ने टमाटो लेने के लिए भेजा, 50 रुपए दिए और बोले 1 किलो टमाटो ला ले. वहां गए और वहां आपको 25 रुपए किलो टमाटो दिखे, आप क्या करोगे? 2 किलो लेंगे. कुछ समझा क्या हुआ था? यू आर रेडी टू पे 50 बट द प्राइस वॉज 25, कंज्यूमर सरप्लस वॉज 25. बराबर? यू बाय अनदर केजी, नाउ यू आर रेडी टू पे 25, द एक्चुअल प्राइस इज ऑल्सो 25. यू स्टॉप देयर. इमेजिन करो मॉम ने आपको टमाटो लाने भेजे, 50 रुपए किलो है ऐसा बोल के भेजा. ठीक है, आप गए वहां पर और आपको 25 दिखा, तो आप क्या 10 केजी खरीद के लाते हो क्या? ऐसा लाओगे तो थप्पड़ मारूंगी. होगा कि नहीं? 10 केजी किसके लिए लाया भाई? सिंपल बात है ना. तो एक्चुअली ऐसा होता है कि लॉजिकली अगर आप ये एग्जांपल आपके दिमाग में रियल लाइफ में भी सोचो तो आप कितना केजी बाय करोगे? बहुत हो गया 2 केजी. करेक्ट? तो कंज्यूमर कहां आके रुकता है? जहां पे रेडी टू पे प्राइस किसके साथ मैच होता है? एक्चुअल प्राइस के साथ. इसको बोलते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. देखो डायग्रामेटिकली क्या होगा, ये प्राइस, ये क्वांटिटी आप परचेस करोगे और एमयू कर्व वहां से नीचे आएगा. एमयू कर्व नीचे नीचे क्यों आ रहा है? एमयू कर्व नीचे की तरफ क्यों बढ़ रहा है? इसे इसे नीचे 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 क्यों आ रहा है? करेक्ट? DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. क्या बोला आपको? जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ाओगे, क्वांटिटी बढ़ाओगे, क्या होगा? एमयू कम 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 होगा. तो हो रहा है ना कम एमयू? यस. तो सपोज मेरे एग्जांपल को लेते हैं, मार्जरीन का सैंडविच, यू आर रेडी टू पे 100, द प्राइस वाज 40. पहले यूनिट के वक्त 100 था ना भाई, मगर सेकेंड यूनिट के वक्त यू आर रेडी टू पे 60, द प्राइस इज 40. थर्ड यूनिट के वक्त यू आर रेडी टू पे 40, द प्राइस इज ऑल्सो 40. फोर्थ यूनिट के वक्त यू आर रेडी टू पे 20, द प्राइस इज 40. विल यू गो हियर? नो. आप कहां आके रुक जाओगे? फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट या फोर्थ यूनिट? थर्ड यूनिट, क्योंकि थर्ड यूनिट के वक्त यू आर रेडी टू पे 40, द प्राइस इज ऑल्सो 40. कैन वी से दिस इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? तो ये इसको बोलते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. और उसका ऊपर वाला पोर्शन जो था ना, ये कंज्यूमर सरप्लस है. यहां पर कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है, इसको ई बुला लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट इसके ऊपर के पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? कंज्यूमर सरप्लस. क्योंकि ये पार्ट आप रेडी टू पे ज्यादा थे बट एक्चुअल प्राइस कम था, तो ये सब जगह आपको कंज्यूमर सरप्लस मिल रहा था. गॉट माय लॉजिक? समझा अच्छे से? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कंज्यूमर सरप्लस? क्या लगता है फॉर्मूला क्या रहेगा कंज्यूमर सरप्लस का?
what you are ready to pay minus what you actually pay. what you are ready to pay को टेक्निकली क्या बोलते हैं? हाँ? क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं. what you are ready to pay को क्या बोलते हैं? MU. what you actually pay को क्या बोलते हैं? मार्केट प्राइस, MP. तो फॉर्मूला फॉर कंज्यूमर सरप्लस क्या बनेगा? MU माइनस MP. समझा क्या? तो यहां पर आप लिखोगे कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू what you are ready to pay minus what you actually pay, और MU minus MP. MP क्या है? ब्रैकेट में लिखना है तो लिख दो मार्केट प्राइस. MP मतलब मार्केट प्राइस. what you are ready to pay minus what you actually pay. आई होप कंज्यूमर सरप्लस तक सब कुछ समझा आपको अच्छे से. गिव योर नोट्स. सो दोस्तों, आपको आज ना आपके नोट्स में से इस यूनिट 2 में से पेज नंबर 39, 40, 41 तक पढ़ना है. कहां तक पढ़ना है? 41 तक पढ़ना है. कंज्यूमर सरप्लस का थोड़ा सा पार्ट एक्स्ट्रा वाला और बचा है जो हम लोग कल कवर करेंगे. सो 39, 40, 41 फॉर यू एज योर होमवर्क फॉर टुडे. रीड दिस प्रॉपरली. सी यू टुमारो गाइस. बाय बाय, टेक केयर. कल कितने बजे मिल रहे हैं हम लोग? कल से 9:45, बट नोबडी शुड बी लेट. ओके, 9:45 एवरीबडी शुड बी हियर लाइक ऑलवेज यू आर. बाय बाय.